नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सियासत गर्म हो रही है। पहले तो सारे पक्ष विपक्ष सारी पार्टियां एक साथ थी, एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रही थी, सेना के पराक्रम की बात कर रही थी। लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान है, यहाँ राजनीति होनी है, तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी राजनीति हो रही है। तमाम रोज़ बरोज़ बयान आते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान आया, उसके बाद उसको लेकर के राजनीति हुई। जबलपुर हाईकोर्ट को गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा उनको, लेकिन उसकी तामीर होने में भी एक तरह की राजनीति सामने आई। अभी हमने देखा कि हरियाणा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसको लेकर के वहाँ के जो विमेन कमीशन ने आपत्ति जताई, एफआईआर दर्ज हुआ और वो जेल में गए, जिसको लेकर के लगातार हरियाणा की सरकार और विमेन कमीशन वहाँ को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें ऐसा आपत्तिजनक क्या था। उसके बाद हमने देखा कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान को वार्न किया था कि हम जो आतंकियों के ठिकाने हैं हम उनको स्ट्राइक कर रहे हैं, मिलिट्री जो वो हैं इंस्टॉलेशंस है उसको हम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने चुना ये कि उन्होंने हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई की। उसको लेकर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनको निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये इन्फॉर्मेशन पहले ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बताई, जिसकी वजह से हमारे लड़ाकू विमान कितने, उनका कहना था, उन्होंने सवाल पूछा जयशंकर से कि उसकी वजह से हमारे कितने लड़ाकू विमान जो है वो पाकिस्तान ने गिराए, हमें उसका जवाब चाहिए। उसको लेकर के कल से ही वो है। उसके अलावा जो प्रतिनिधि मंडल जो विदेश भेजा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, उसको लेकर के भी सियासत है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट में शशि थरूर और मनीष तिवारी के नाम नहीं दिए थे, लेकिन सरकार ने जो लिस्ट बनाई उसमें शशि थरूर तो एक डेलीगेशन जो यूएसए मेन डेलीगेशन जाना है उसको लीड कर रहे हैं, और मनीष तिवारी भी दूसरे प्रतिनिधि मंडल में है। आज अमित मालवीय साहब का एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जो मीर जाफ़र से की है, और उन्होंने एक फ़ोटो लगाई जिसमें आधी तस्वीर आसिम मुनीर की है और आधी तस्वीर राहुल गांधी की है। दुखद है, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है, हो रही है, रोज़ हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। पैनल का परिचय कराएं। असीम सर हमारे साथ हैं, सुमित सर हमारे साथ हैं, संजय सर हमारे साथ हैं, पीडी सर भी हमारे साथ हैं। असीम सर, पहली टिप्पणी आपकी इस पूरे मसले पर, राजनीति पर। इसी राजनीति। तो देखिए, जब ये पहलगाम का हादसा हुआ उसी टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर तो मतलब सबको अनुमान था ये कुछ होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो उसके 15 दिन बाद हुआ। लेकिन पहलगाम के उस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद में और जो ये भयावह हादसा हुआ उसके बाद से एक तरह से पॉलिटिकल सीज फायर उसी दिन हो गया था कि आप एक दूसरे पे जो है ना, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, इसमें सरकार के साथ हैं। सारे विपक्ष के स्टेटमेंट यही थे कि सरकार जो भी एक्शन लेगी उसमें हम साथ हैं और ये सब चलेगा। तो लेकिन अब ये मानना कि वो पॉलिटिकल सीज फायर जो है वो इंडेफिनिट रहेगा और फिर कोई राजनीति नहीं होगी और किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, तो ये तो बचकाना सा अजम्पशन होगा। क्योंकि जो दोनों ही पक्ष जो है ना, एक अगर उसका भरपूर उसको एक तरह से उसका सारा फ़ायदा उठाना चाहेगा पॉलिटिकल, तो दूसरा आदमी भी जो है ना उसमें अपनी ये करेगा ही कुछ ना कुछ। तो वो जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें भी सबने पूरी तरह से साथ में रहे और सब कुछ रहा। लेकिन अब जब एक तरह से मतलब पॉज पे है, अब इतने दिन से जो है वो कोई ये फाइटिंग वगैरह नहीं हो रही है और सब चीज़ें बाकी भी लाइफ नॉर्मली चली रही है सब, तो जाहिर है कि पॉलिटिक्स भी अपने नॉर्मल कोर्स पे चलेगी। तो उसमें और ये ज़रूरी है कि बहुत सारे जो है ना वो जायज़ सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे। अब उन सवालों के वो पूछे जाने पर कोई ये कह दे कि भाई आप मेरी भाषा नहीं बोल रहे हो तो आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, तो ये नाजायज़ है कि आप बिल्कुल बस जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलें और हाँ मैं हाँ हर टाइम भरते रहें, वरना मैं आपको कह दूंगा कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक सोच नहीं है। लेकिन एमईए ने बाद में जो सफाई दी कि जयशंकर साहब का जो बयान है वो गलत संदर्भ में लिया जा रहा है, उन्होंने वो जो मैसेज देने की बात थी वो स्ट्राइक करने के बाद वो मैसेज दिया गया पाकिस्तान को, वो पहले नहीं दिया। राहुल गांधी उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि वो उन्होंने ऑपरेशन से पहले दिया, जिस वजह से पाकिस्तान की आर्मी को तैयारी का बेहतर मौका मिला। अब वही हर आदमी हर स्टेटमेंट को अपने हिसाब से जो है ना यूज़ करता है। तो वो जो भले ही वो चाहें जयशंकर की फ्रेमिंग में उस रिस्पांस को गलती थी या उसके साथ में और भी बहुत सारी चल रही हैं, तो अब होता क्या है ना, आपको पॉलिटिकल एंट्री चाहिए एक इशू में,
बहुत दिन तक आपको वो, या तो आपने खुद ही डिसाइड कर रखा है कि नहीं करेंगे, या ये माहौल इस तरह का नहीं है कि आप कोई पॉलिटिक्स करें। तो जहाँ पर आपको लगता है कि अब मुझे एक पॉइंट मिल गया है पॉलिटिकल एंट्री करने का, उसमें आप उसको ग्रैब कर लेते हो, है ना, कि अब मैं इस रास्ते से घुस जाता हूँ इसके अंदर, तो मैं अपनी थोड़ी कुछ राजनीतिक टिप्पणी कर लूँगा, अब तक तो मुझे करने का मौका मिल नहीं रहा था। तो वो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने वही किया है। उसके अलावा क्योंकि सवाल तो पहलगाम से लेकर के अब तक कई सारे चले आ रहे हैं ना, वो क्यों हुआ ये हादसा, क्या उसमें सिक्योरिटी लैप्स था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, या क्या था, क्यों वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, या वो कौन लोग थे, अभी तक उनके बारे में हम नहीं जानते अभी भी। भले ही इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया सब कुछ, यह बड़ी चीज़ है, लेकिन वो बंदे 4 थे 5 थे जो भी थे, वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, वो अभी भी हवा हुए में। तो ये पूछना कोई गलत ये नहीं होगा, या उसमें कोई सिक्योरिटी का लैप्स हुआ वो भी पूछना गलत नहीं है। जहाँ तक अब ये जयशंकर जी के सवाल, क्योंकि उसके पीछे एक कई दिन से जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स को लेकर के, और ये जो है ना, वो एक खलबली मची हुई थी कि सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट ये भी नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। पहले MEA स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया जी रिबटल, जबकि वहाँ वो प्रेसिडेंट खुद एक रोज़ के रोज़ जो है ना वो क्लेम किए जा रहे हैं एक चीज़ को। तो उसमें मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अगर उसमें एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, या उसमें पॉलिटिकली स्टोरी में घुसने की कोशिश की है, तो उतना गलत है नहीं। सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए और जवाब दिए जाने चाहिए। उसको सिर्फ कि ये पाकिस्तान की भाषा है ये बोल करके मेरे ख्याल नहीं रोक देना चाहिए। सुमित सर, जयराम रमेश साहब का ट्वीट में देख रहा था, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जयराम रमेश का ट्वीट था कि वो 2 लोगों के खिलाफ कांग्रेस जो है वो सिविल और क्रिमिनल वो एक्शन कार्रवाई करेगी, FIR वगैरह दर्ज कराएगी। मतलब मुझे लगता है कि वो नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अमित मालवीय साहब के जो ट्वीट के बाद कांग्रेस बहुत हमलावर है, वो बहुत पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें वो ट्वीट करके गिना रहे हैं कि भाई 1962 की लड़ाई में तो वाजपेयी साहब ने बीच में एक पार्लियामेंट बुलाने की बात की थी, और बुलाई भी गई थी। और उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि, और जो जयशंकर साहब का जो बयान है उसका, जैसे आसिम जी ने कहा कि उसके मैसेज है उससे वो फ्रेमिंग में शायद वो गलतियां हुई, उस वजह से राहुल गांधी को मौका मिला पूछने का कि क्या उन्होंने पहले ही वो इन्फॉर्मेशन लीक की जिससे पाकिस्तान आर्मी को मौका मिला, और वो उस बहाने पूछ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ जेट जो अगर गिरे तो वो कितने गिरे वो पूछ रहे हैं। अमित मालवीय कहना ये पाकिस्तान की भाषा है, मीर जाफ़र उनको करार दे रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं ये ऑफिशियल इंडिया का स्टैंड है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। सरकार ने ऑफिशियली कहा, पूरा देश इस बात को मान रहा है, और सरकार ने यही बात ऑल पार्टी मीटिंग में भी बोली थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी बुलाई थी। तो ऐसे में राहुल गांधी का जयशंकर साहब से सवाल पूछना कि आपने क्या कहा, कि जिस वजह से क्या आपको यह कथित तौर पर आपको ये टैग किया जा रहा है कि आप ने मदद कर दी पाकिस्तान की कि आतंकी वहाँ से भाग जाएं, स्ट्राइक होने के पहले आपने बता दिया, यहाँ तक तो ठीक था। राहुल गांधी का ये कहना कि अपने कितने विमान गिरे हैं ये बताओ, ये इस वक्त में ठीक सवाल नहीं था, ये मेरा ओपिनियन है। राहुल गांधी को इस वक्त में ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था जब ऑपरेशन सिंदूर इस कंटिन्यूइंग, ऑफिशियली कंटिन्यूइंग, हम ख़त्म नहीं किए हैं। रोज़ आर्मी की ब्रीफिंग्स आज भी हो रही हैं, रोज़ आर्मी के लोग आज भी मीडिया के साथ बात करके समझा रहे हैं कि कैसे गोल्डन टेम्पल को बचाया गया, या कैसे और जगह पाकिस्तान अटैक करने वाला था। तो ऐसे में भरपूर मौका राहुल गांधी ने ये पूछकर कि हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, ये कहकर पाकिस्तान को मौका दे दिया है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे राहुल गांधी के बयान को हाथों हाथ लिया गया है, और हम जानते हैं दोनों चैनल दोनों देशों में होता है। आज पाकिस्तान के लोग आलोचना कर देंगे अपनी सरकार की, तो हम लोग उसको हाथों हाथ लेके उस संस्थान को सबसे अच्छा दिखा देते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है बड़ा इंडिपेंडेंट है। तो ये दोनों जगह से चलता है। तो मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर कि राहुल गांधी को उस लाइन से बचना चाहिए था कि उन अपने कितने विमान गिरे। यहाँ तक कि जयशंकर साहब ने जो कहा उसी की वजह से पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, मतलब क्योंकि हम पिछले 75 साल से डिप्लोमेसी देखते आ रहे हैं, कूटनीति, करगिल का वॉर अपने सामने देखा, और तमाम बालाकोट देखा, उरी देखा। ऐसा किसी भारतीय सरकार ने कभी नहीं किया कि वो हमला करने के पहले बता दे कि हम करने वाले हैं। दुश्मन देश खुद समझ जाता है कि अब ये रिटेलिएट करेगा, कैसे करेगा, अंदाज क्या होगा, एयर स्ट्राइक करेगा, नेवल स्ट्राइक करेगा, पैदल चल के आएगा, घोड़े से आएगा, ये उसके लिए सरप्राइज फैक्टर होता है। तो ये कह देना कि उन्होंने बता दिया था और उनकी वजह से आतंकी नहीं मार पाए, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है जयशंकर साहब का, अगर आप इंडिविजुअली सुनेंगे तो लगता है कि कन्फ्यूजन है
कि शायद पहले बता दिया था, उस पर क्लैरिफिकेशन आ गया था, आ जाना चाहिए था। और खुद जयशंकर साहब दे देते, नहीं वो एमईए की तरफ से आया, वो पीआईबी की तरफ से आया। मेरे ख्याल से जयशंकर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अगर वो खुद क्लैरिफाई कर देते तो शायद ये कांग्रेस पार्टी को, पवन खेड़ा को, सुप्रिया श्रीनेत जी को, राहुल गांधी जी को ऐसे मौके नहीं मिलते। पर खैर वहाँ पे लूप होल छोड़ दिया गया, तो उनको, जैसा कि आसिफ भाई ने बहुत अच्छा कहा कि एंट्री पॉइंट ढूंढा जा रहा था, तो एंट्री पॉइंट मिल गया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का। तो लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट दूसरी जगह भी स्कोर हो रहा है। जो आपने इतने लंबे इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक चीज़ आप छोड़ गए कि जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था कि कौन कौन जाएगा, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक पॉइंट ढूंढ लिया था कि शशि थरूर का नाम आपने तय कर दिया और हमसे 4 नाम पूछे, वो 4 नाम तो आपने दिए नहीं। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ से इसमें एंट्री कर ली थी कि हमने, उनका फ़ोन आया खड़गे साहब के पास, किरण रिजिजू का और राहुल गांधी के पास, और कहा कि अपने 4 नाम बताइए। तो ये 4 नाम हम बता रहे हैं, जिसमें गौरव गोगोई, जिसमें राजा बरार, जिसमें सैयद नासिर हुसैन और आनंद शर्मा के नाम थे। शाम को सरकार की तरफ से 7 पैनल बना दिए गए। उन 7 पैनलों में सिर्फ एक नाम इन 4 में से था, वो आनंद शर्मा का था, और एक नाम ऐसा था सलमान खुर्शीद का, जो इन 4 में भी नहीं था, पर सरकार ने उसका नाम दे दिया कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एंट्री पॉइंट मिल गई थी कि भाई शशि थरूर को आपने कैसे सिलेक्ट कर लिया, वो तो हमारे नेता हैं। वही बात ममता बनर्जी ने 2 दिन के बाद की कि यूसुफ पठान को कैसे चुन लिया आपने, हमारे नेता हैं। आज किरण रिजिजू जी ने फ़ोन किया ममता बनर्जी से, पैचअप हो गया, अब अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं। सेम चीज़ उद्धव ठाकरे ने भी आर्टिकल लिखा सामना में कि ये बकवास है, सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। आज उद्धव ठाकरे से बात कर लिया, ऑफिशियली प्रियंका चतुर्वेदी को नॉमिनेट कर दिया शिवसेना ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने, वो जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को जो फ़ोन नहीं किया गया, और ये किरण रिजिजू जी का आज के अखबार का बयान है, कल इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ोन करके 4 नाम नहीं मांगे गए थे। उनसे ये कहा था कि हम आपके 4 लोगों का नाम नॉमिनेट करेंगे, हमने 4 नाम मांगे नहीं थे, बताया था कि कांग्रेस के 4 नाम हम इस ग्रुप में डालेंगे, बस ये इन्फॉर्म किया गया था। ये संसदीय कार्य मंत्री का ऑफिशियल बयान है। पर कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15, 17, 18 दिनों से बीजेपी के पीछे खड़ी थी या सरकार के कदमों के साथ खड़ी थी, उसको एक मौका मिला है इन मुद्दों पे राजनीति करके अपने पॉइंट स्कोर करने का। और वहाँ जब ट्रंप ने जो बात कही थी, मीडिएशन वाली बात, जो कि सबसे पहले ट्वीट हुआ, जिसको लेकर घेरना शुरू किया कि भाई ट्रंप कौन है हमारे बीच में आने वाले, कांग्रेस को ये 2-3 मौके मिल गए जिस वजह से वो राजनीति कर रही है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये वक्त नहीं है। राजनीति केवल उतने तक ही होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए या संसद का सत्र बुलाकर उस पर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन बाकी मुद्दों को छेड़ के मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वक्त नहीं था, अभी ये नहीं करना चाहिए था। पीडी सर, ये तो बोलना बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण असल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बोलना भी एक तरह की राजनीति होती है। हाँ, और ये सच है कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा पहले पहलगाम से जोड़ के देखिए, तब पाएंगे कि वाकई एक तरह की राष्ट्रीय आम सहमति पहलगाम को लेकर भी बनी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बनी। अच्छा, बल्कि पहलगाम की राष्ट्रीय सहमति में तो मुझे लगा कि जो ज़रूरी सवाल सरकार से पूछे जाने थे वो भी छोड़ दिए गए। जो हम तमाम लोग बात करते रहे कि भाई सिक्योरिटी का क्या हुआ, आपने कैसे मान लिया था कि सब इतना अच्छा हो गया कि वहाँ किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, उसके जवाब भी आए। लेकिन कभी विपक्ष ने सरकार पे इस बात को लेकर हमला उन दिनों नहीं किया कि आप वहाँ क्या कर रहे थे पहलगाम में। ऑपरेशन सिंदूर में भी सब साथ रहे। एक रिवाज हो गया है कि आप जब भी ऐसा मौका आए तो बोले कि सेना पे तो हमको पूरा भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। आज तमाम जगहों पे चलता है, हिंदुस्तान में भी चला कि सरकार जो बोल रही है, जो सुमित जी ने कहा कि वाकई ठीक कहा कि राहुल गांधी का एक सवाल तो ठीक है, और कन्फ्यूजन वाकई पैदा हुआ तो एस जयशंकर कोई जो भारतीय राजनीति के आम नेता हैं उनमें नहीं है। वो एक बड़े सुलझे हुए और डिप्लोमेसी के बहुत बारीक सतहों को समझने वाले नेता हैं, तो उनके बयान को आप नॉन सीरियसली नहीं ले सकते हैं। तो उस बयान से जो ध्वनि आ रही थी, उस ध्वनि के एक पक्ष को राहुल गांधी ने ठीक से उठाया। विमान कितने गिरे, इस सवाल का अभी कोई मतलब नहीं था, यहाँ राहुल गांधी से चूक हुई। लेकिन
राहुल गांधी की चूक पे उनको या राहुल गांधी की इस गलती पे उनको मीर जाफ़र बताने लगना, और उसके पहले देखिए राजनीति कहाँ से शुरू होती है। मतलब लगातार सेना बयान दे रही है, सब कुछ कर रही है, सारी खबरें चल रही हैं, और उसके पैरेलल जो न्यूज़ मीडिया है उसको कहाँ से खबरें फीड की जा रही हैं। आखिर सब शून्य से नहीं आ रही थी। कोई तो बता रहा था कि हमने इस्लामाबाद जीत लिया तो हमने कराची में वो कर लिया। 3 दिन से तक एक राष्ट्रीय उन्माद बनाया जाता रहा कि हमने पाकिस्तान को पीट दिया। ऐसे सर्वे आने लगे जो शुद्ध राजनीतिक सर्वे थे कि आतंकवाद के समूल नाश में कौन नेता सबसे आगे है। ये सवाल अभी पूछने वाला सवाल नहीं था, ये सारे सवाल पूछे गए। इसके बाद वो बीजेपी ने घोषणा कर दी कि वो विजय क्या यात्रा निकालेंगे, विजय यात्रा नहीं, तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जब एक एक चीज़ लगातार आ रही है, 24 घंटे आ रही है, तब आपको तिरंगा यात्रा निकाल के इस उपलब्धि का बयान करने की क्या जरूरत थी लोगों तक। ये तिरंगा यात्रा कांग्रेस ने भी निकाली। हाँ, उसके बाद नहीं, उसी दौरान 1-2 राज्यों में कांग्रेस के, जैसे तेलंगाना और कर्नाटक में निकाली गई थी। नहीं, इसको लेकर नहीं थी, तिरंगा यात्रा निकली थी उसी दौरान। अब घोषणा देखिए बीजेपी की पहले थी। मजे की बात कि एक सूत्र बीजेपी के ये बोलते रहे कि नहीं इसका बीजेपी से वास्ता नहीं है। अगले दिन जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उस तिरंगा यात्रा में शामिल होना स्वीकार किया, लगातार आते रहे वो, तब हुआ कि ये बीजेपी की तिरंगा यात्रा है। तो ये भी एक तरह की राजनीति थी। युद्धों में क्या बताया जाए, क्या छुपाया जाए, ये हमेशा से एक बड़ा दुविधा भरा सवाल रहा है, मीडिया के लिए भी, नेताओं के लिए भी, सरकारों के लिए भी। और माना जाता है, मतलब मुझे याद है कि 2003 में जो गल्फ वार था, जब पहली बार पत्रकारों को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पे अमेरिकी सेना ले गई थी, 750 से ज़्यादा पत्रकारों से साइन कराया गया था कि वही इन्फॉर्मेशन देंगे। और अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि हमें वार जीतना है, और वार जीतने का मतलब इन्फॉर्मेशन वार भी है। इस दौर में इन्फॉर्मेशन वार भी जीतना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फॉर्मेशन वार जीतने की जो कवायद है, उसमें छुपी राजनीति मतलब क्लियर कर रही थी कि बीजेपी पे पिछले दिनों जो सवाल उठे थे वो सब हवा हो गए थे एक राष्ट्रवाद के नए उफान में, और उसको भुनाने की जो कोशिश थी तिरंगा यात्रा के जरिए, क्योंकि किसी ज़रूरत नहीं थी। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग सरकार के साथ हैं, लोग भारत के पराक्रम के साथ हैं, सेना के साथ हैं, तब जाके आप उनको क्या समझा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं, राजनीति होती है, सब करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जहाँ गए उससे 4 कदम आगे, यानी दुग्गी पे तिग्गी मारने की जगह दहला मारने का काम करने लगे ये अमित मालवीय। और इसके पैरेलल देखिए क्या है, राजनीति का दूसरा सिरा आपने गिरफ्तार कर लिया हरियाणा में एक प्रोफेसर को। उस पर ठीक वही चार्जेज हैं जो विजय शाह पे, मंत्री पे पहले हैं, जबकि विजय शाह की भाषा कहीं ज़्यादा फूहड़ थी, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने लायक नहीं थी। वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है, तमाम जगहों पे सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर अमित मालवीय कोई पोस्टर नहीं बना रहे हैं, उस पर मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, वहाँ सेना का अपमान उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस पर किसी बड़े जिम्मेदार नेता का एक बयान मुझे याद नहीं आता है जिसने कहा कि नहीं बड़ा गलत हुआ। वो माफ़ी मांग रहे हैं तो हंसते हुए माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये आप इसको कहाँ रखेंगे? तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है पूरा, ये देखना होगा कि इसमें राजनीति सब कर रहे हैं और सब सवालों से घिरेंगे, लेकिन मीर जाफ़र तक ले जाना और विजय शाह को बचाना, ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां बीजेपी कटघरे में है। संजय सर, एक तरफ तो हम संयुक्त जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया में, और दूसरी तरफ देश में कोई एक मीर जाफ़र बता रहा है और राहुल गांधी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले ही सूचना कर दी। देखिए, जो राजनीति, हम लोग कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 5 में बाहर से देखिएगा तो लगेगा कि एक सुर है, लेकिन 5 सुर है, राइट। जहाँ तक बात ये होती है कि पहलगाम के बाद सवाल नहीं उठे, विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया, विपक्ष ने बिल्कुल सवाल उठाया और कई बार उठाया और पुरजोर उठाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स और पाकिस्तान का अगर उस समय का कंटेंट देखिएगा तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर उसमें स्टार हो गए थे और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग भी थे
और वो गायिका भी, एक लोग गायिका भी थी, अब उनके नाम मतलब काफ़ी चर्चित हो गए, तो सवाल उस समय उठे और सरकार पे जिम्मेवारी भी डाली गई। ये भी पूछा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके या बाकी चीज़ें कर करके, और वहाँ क्या हुआ और कैसे नहीं पहुँची, जिसका ऑल पार्टी मीटिंग में क्लैरिफिकेशन अमित शाह ने दिया था। दूसरी चीज़ है कि अब सहमति और कहाँ पे, राहुल गांधी पे क्यों ये चिपक जाता है। आपका जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राहुल गांधी ने कहा खून की दलाली, वो खाट यात्रा निकाल रहे थे यूपी में, और खाट यात्रा के समापन हो रहा था गाजियाबाद में, वहाँ आकर के उन्होंने कहा था खून की दलाली। उसके पहले उनकी माताजी ने मौत का सौदागर मोदी को कहा था। सर्जिकल एयर स्ट्राइक जब हुआ तो प्रूफ मांगने लगे। उसके बाद तमाम चीज़ें, और जो अभी राफेल की भी चर्चा हुई, उस पर भी राहुल गांधी पता नहीं चौकीदार चोर फलाना चिलाना उस पर चले गए। विदेश जाते हैं तो बाकी कंट्रीज़ को इनवाइट करते हैं कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। यहाँ जेएनयू में कुछ होता है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके साथ जा कर के उनके पक्ष में खड़े होते हैं। तो राहुल गांधी का बड़ा लंबा इतिहास है। अभी जो सवाल पूछ रहे हैं मूल क्या है, आप बताइए हमारे कितने विमान गिरे। जयशंकर का बयान तो बहाना है, जो उनके दिल में है पूछने का, क्योंकि आप, लेकिन वो सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि आपने पहले बताया, इस वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके लिए उसके पहले उनके जो मतलब करीबी उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो मजाक बना रहे थे, नींबू मिर्ची लगा करके खिलौना लेकर के आए थे कि इसको कब उड़ाओगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये चीज़ें जाकर के चिपक जाती हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो इसलिए जब आप कहते हैं कि हर चीज़ पे राहुल गांधी का, किसी भी चीज़ पे आप देखिएगा एक डिस्कॉर्डेंट वो होता है। और जयशंकर पे ऐसे ही वो लगे हुए हैं, मतलब जयशंकर उनके हिसाब से मतलब न कुछ विदेश नीति जानते हैं, समझते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी बयान देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि इंडिया, मोदी 151 देश गए और सत्यानाश कर दिया, मोदी के साथ, भारत के साथ कोई देश नहीं है, और तमाम ये चीज़ें वो करते हैं। तो जितना कांग्रेस के अंदर एक प्रवृत्ति हो गई है कि जितना एसिडिक हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे हम उतना गेन करेंगे। दूसरे है कि ये कौन लोग कैसे सेलेक्ट हो गए और बाकी चीज़ें हैं। देखिए, इसमें कोई जंकेट नहीं है कि हमने एक संस्थान को कहा कि भाई 4 आदमी अपने दे दो, 4 आदमी अपने दे दो, ये विदेश घूम करके आएंगे। संसद का 3 साल में 3 सत्र होता है, और बहुत सारे नए सांसद हैं, काफ़ी सारे पुराने सांसद हैं। तो इतने दिन में सरकार भी इस चीज़ को देख रही है कि इनमें कौन अच्छे वक्ता हैं जो पक्ष रख सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको नॉमिनेट किया गया। अब किसी भी तराजू पे तौल, कसौटी पे कस लें तो शशि थरूर का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ऐसे डेलीगेशन। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, किसी भी कसौटी पे कस लें। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी भी विदेश मामलों के जानकार हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? सुब्रमण्यम स्वामी विदेश मामलों के जानकार हैं, स्वदेश वो तो आर्थिक मामलों के भी बहुत जानकार हैं। तो पूछने के लिए तो ऐसे देश में बहुत सारे, सुब्रमण्यम स्वामी आज क्या, यूसुफ पठान, अच्छा ये बताइए, टीएमसी ने यूसुफ पठान का नाम काट करके उनका, आप सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारे चीज़ के जानकार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं सोनिया गांधी बार डांसर हैं, आप मानते हैं? लेकिन बीजेपी ने तो सांसद बनाया थी यहाँ से आर्टिफैक्ट का, आप मानते हैं? आप मानते हैं उनको? ऐसे तो बीजेपी भी बोलती थी कि शशि थरूर मर्डरर हैं सुनंदा पुष्कर के, वो बीजेपी ने जांच करा ली पूरी की पूरी सुनंदा पुष्कर के मामले के लेके। पर्टिकुलर अब शशि थरूर उनके गुडबा बन गए। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला, उनके करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात हुई थी। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था, वो भी एक चैनल विशेष उसको खास तौर पे लेकर के चल रहा था। ठीक है, आप अगर डेलीगेशन में के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे समय में आप कहते हैं जाति, धर्म, प्रदेश, पार्टी, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। अब आपको पच ही ये नहीं रहा है कि हमसे पूछे बगैर हमारे पार्टी के कैसे चलेगा। ये पहले भी ये परंपरा रही है कि जिस समय पार्टी से पूछ करके, इतनी बड़ी संख्या में आज तक कभी नहीं हुआ, राइट। आपको कुछ ढूंढना है कि इससे नेशनलिज्म का जो पक्ष उभार पे है, और आक्रोश कहाँ है? वामपंथ में आक्रोश नहीं है, जो लिबरलिस्ट है उनके अंदर आक्रोश नहीं है, क्योंकि वो तो डी एस्केलेट डिमांड कर रहे थे। जब डी एस्केलेट हुआ तब उनको गुस्सा आया कि अरे सीना तो चढ़ने वाली थी, अभी मार देती, फाड़ देती, पीओके हमारा हो जाता और इस्लामाबाद हमारा हो जाता। आक्रोश वहाँ है जो राइट विंगर, एक्सट्रीम राइट विंगर है, लेकिन वो कुछ भी हो जाएगा, वो कांग्रेस का नहीं होगा। तो उस आक्रोश को आप इनकैश करना चाह रहे हैं कि वो एंटी मोदी का जो पक्ष है, वो मोदी का, एंटी मोदी का पक्ष हमारे यहाँ आ जाए।
एक बात ये हुई कि आप कैसे मतलब खबरें आ रही थी मीडिया को। भाई आगे एक बात बताओ, अभी से कुछ महीने बाद बिहार का चुनाव होगा, इलेक्शन रिजल्ट हम सब बैठ करके तमाम चैनल करेंगे। इलेक्शन कमीशन बताता है कुछ और उसके पहले कैसे सारे चैनल बताने लगते हैं कि 30 आगे हो गए, 40 आगे हो गए, इसको इतना हो गया, उसको इतना हो गया। तो थोड़ा मीडिया हाउस और जर्नलिस्टिक या उनके सही या गलत सोर्सेज पे भी छोड़ देना चाहिए। फिर आपने एक पैरेलल निकाला जो अली खान मोहम्मदाबाद का और एक भोपाल के जो भाजपा के मंत्री हैं। चूँकि उन मंत्री साहब की बहुत थू हो गई सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, और SIT बन गई, तो उस पर आगे टिप्पणी लाजमी नहीं है। अब मोहम्मदाबाद साहब के केस में बहुत सारे लोग उनके डिफेंस में खड़े हो गए। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रताप भानु मेहता का जब केस हुआ था तो इंटरनेशनल एक अपरोर हुआ था कि प्रताप भानु मेहता जैसा व्यक्ति को मोदी सरकार ने हटा दिया, राइट। एक पूरा एकेडमिया और पूरा इंटेलिजेंसिया, मतलब ऐसा लग रहा था कि देश में और कोई इशू है नहीं, प्रताप भानु मेहता साहब का इशू है। मोहम्मदाबाद साहब ने जो कहा है, उनका फेसबुक वाला पोर्शन पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा है। जेल जाने लायक क्या कह दिया ऐसा? अरे भाई, जेल जाने लायक कहा हो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी तारीफ कर रहे हैं सोफिया कुरैशी की, तो लिंचिंग जो किए हैं उनकी भी करिए। हमारे देश में दूसरे लोगों की क्या हालत है। उन्होंने सर, ये कहा है कि आप अगर फेसबुक पोस्ट पढ़िए ना। आप उन्होंने पहले तारीफ किया कि ये बहुत अच्छा है जो सूफिया कुरैशी का है। मैं खोल करके पूरा पढ़ देता हूँ, अभी यही पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। बीच का जो पोर्शन हाँ, जो है बीच ना, का जो पोर्शन बीच है, का पोर्शन पढ़िए। उस बंदे ने कहा कि आप अगर इसकी तारीफ करते हैं कि सूफिया कुरैशी वहाँ खड़े होकर के भारत की तरफ से ये दे रही हैं बयान, तो आप उनके लिए भी जस्टिस डिमांड कीजिए जो उनको लिंच किया गया है या जिनको बुलडोजर से जिनके घर तोड़ दिए जाते हैं। ये नहीं कहा कि सेलिब्रेट बुलडोजर से, अदरवाइज आपकी हिपोक्रेसी होगी, बुलडोजर से आप जस्टिफाई करते हैं, इसको सेलिब्रेट। बुलडोजर से घर क्या एक ही जाति धर्म विशेष के लोगों का तोड़ा गया है? 99% एक ही धर्म विशेष हम आंकड़ा डिस्कस कर सकते हैं। 99% कोर्ट से जाकर के भी नहीं रुक रहे हैं। भाई कंगना रनौत कौन सी वो थी? वही तो मैंने कहा, नहीं दो आपको एक विकास दुबे कौन सा मुस्लिम था? और सुन लीजिए फिर एक वो क्या दीक्षित नाम था जिनका घर यूपी में तोड़ दिया था, मुख्यमंत्री ने खुद स्टेटमेंट दिया है। अगर 100 घर तोड़ जाते हैं, एक किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। अगर कोई स्ट्रक्चर इलीगल है और किसी वो इलीगल स्ट्रक्चर बिल्कुल तोड़ा जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस है। मोहम्मदाबाद साहब का जिस दिन कोई पकड़ा जाता है बंदा, उसी दिन को पता नियत चलता जो है है, कि लीगल नियत जो स्ट्रक्चर है है। वो बीच वाले पैराग्राफ में आती है। विजय शाह की नियत पे तो महमूदाबाद सुप्रीम में कोर्ट इतना कुछ सारा नहीं है, कुछ सिर्फ बोला ही है। डिफरेंस यही है, आप बताइए ना। वो जाएंगे जब जाना होगा। नहीं, महमूदाबाद का सिर्फ नाम का डिफरेंस है। वो आदमी अली खान महमूदाबाद है, इसलिए जेल में है। ये हमें मानना पड़ेगा। एक संस्थान भी और बताइए। जितने लोगों ने मिस्री के खिलाफ कैंपेन चलाया, एक किसी के उसकी बेटी के डिटेल्स सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिए, और नामी ग्रामी लोग थे सोशल मीडिया पर। किसके खिलाफ केस हुआ, कौन विजय शाह का तो किसी ने डिफेंड नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि जेल ठीक है, आप डेमोक्रेटिकली आप महमूदाबाद की बात पे आपत्ति जता सकते हैं। जेल जाने लायक कौन सा स्टेटमेंट था, ये जानना चाह रहे हैं। अगर जेल मोहम्मदाबाद साहब को फ्री स्पीच का राइट है तो बहुत सारे और लोग को भी राइट है। तो यूज ही कर रहे हैं आपने, मीर खैबर तो बता ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। फिर नुपुर शर्मा को भी फ्री राइट था। वो तो एक किताब का कोई चीज कोट कर रही थी, तो आप उसके डिफेंस में 2 लाइन बोल दीजिए तो हम समझ लें। वो तो जेल क्या फ्री वो जेल तो नहीं भाई, है ना। उसको तो उससे ज्यादा खतरा था ना। कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मध्य प्रदेश में मंत्री आज भी हैं, 6 दिन हो गए। ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि वो मंत्री हैं, 8 बार के विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, बीजेपी की जिस बेल्ट से वो विधायक बन के आते हैं। लगातार 8 बार चुनाव जीता है हरसूद से उन्होंने, और गोंडों के राजा हैं वहाँ पे वो। तो उनकी 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट ने डांटा, हाई कोर्ट के डांटने पर FIR हुई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले डांटा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कल वाली डेट लगाई, फिर डांटा। 3 बार डांट कोर्ट से पड़ी उनको। वो अभी भी अपने पद पर हैं। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। महमूदाबाद साहब की अगर उनकी पास बहस होती, उनकी पास लाठी होती, तो महमूदा साहब भी बच गए होते हैं, वरना तो जेल में। कैसे नहीं है? जेल में है, उनके पास भी लाठी जेल में है। भाई पूरा देश आप देखिए, पूरा अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर। अशोका यूनिवर्सिटी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माफी के काबिल है, वो जेल में है सर। जेल में है। मोहम्मदाबाद साहब ने अगर कोई चीज लिखी है और उसके मोहम्मदाबाद साहब के पक्ष में चारों तरफ टिप्पणी हो रही है, चारों तरफ। अखबार का एडिटोरियल हो, अखबार का कॉलम हो, आप भी यहाँ
मतलब 5 लोग बैठे हैं जिसमें 4 लोग मोहम्मदाबाद साहब के डिफेंस में हैं, एक मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं विजय शाह पे कार्रवाई हो। नहीं, विजय साहब पे कार्रवाई हम तो होगी। कह रहे हैं भाई, चिराग पासवान बोल रहा है मेरी पार्टी होता मैं निकाल देता। भाई सुप्रीम कोर्ट आपकी कैबिनेट का मंत्री सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के लिए SIT बिठा चुका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैबिनेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाँ, कैबिनेट से भी ये तो मोहन यादव तय करेंगे ना। कैबिनेट से भी समय आएगा तो जाएंगे। इसके पहले वो शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में कुछ मतलब निकाल दिया गया। वहाँ भी कुछ समय के बाद कुछ सिंह के बारे में टिप्पणी की थी, कुछ समय के बाद ही तुरंत कार्रवाई कुछ समय के बाद ही निकाले गए थे, कुछ समय के बाद ही निकाले गए थे। 2-3 दिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी जी का टॉपिक मोहम्मदाबाद साहब के उस पे आ गया, जो राहुल गांधी जी का देखिए, किसी को एक स्टेटमेंट से कोई चीज़ की जब हिस्टोरिसिटी होती है, बैकग्राउंड होता है, तो वो चीज़ आकर के चिपकती है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने पूरा का पूरा नेशनलिज्म का जो प्लैंक है वो बीजेपी को थाल में सजा उजा करके दे दिया है। रॉबर्ट वड्रा के स्टेटमेंट से शुरू होता है और राहुल गांधी के पास आकर के अभी कम से कम ख़त्म होता है पहलगाम वाला। एक चीज़ आपने अपने वक्तव्य में बोला था कि जब भारत तेरे टुकड़े कहने वाले फिर राहुल गांधी वहाँ JNU जाते हैं, उस बात से ये लगता है कि भारत तेरे टुकड़े कहने वालों के समर्थन में राहुल गांधी JNU गए, जबकि वो लोग अलग थे, वो आज तक पकड़े नहीं गए। जिन्होंने वो नारे लगाए वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए, मेरी जानकारी में तो नहीं पकड़े गए। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था ये बताइए? JNU में प्रोटेस्ट क्या चीज़ पे हो रहा था? किसी प्रोग्राम को लेकर के हो रहा था, वो इसी चीज़ को लेकर हो रहा था ना प्रोटेस्ट। और कन्हैया कुमार कहाँ हैं आज? कन्हैया कुमार तो बाद में उस पिक्चर में आए। अरे भाई, मैं अब वो नारे उन्होंने नहीं लगाए। अरे JNU जो जिन लोगों ने नारे लगाए वो तो निकल गए, वो आज तक पकड़े ही नहीं गए। अरे भाई, पकड़े नहीं गए। कन्हैया कुमार कहाँ हैं? कांग्रेस में है। कांग्रेस में हाँ। प्रखंड नेता है ना कांग्रेस के। हाँ। JNU का ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था ना। नहीं, वो प्रोग्राम दूसरे लोगों का था, JNU का नहीं था। उन्हीं के सहमति से था। वो भाई JNU में आप समझिए, JNU में बहुत सारे लोग थे। राहुल गांधी वहाँ क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जिन लोगों के अरेस्ट हुआ उसके अगेंस्ट में गए थे। राहुल गांधी वो क्या, वो भारत तेरे टुकड़े नारा लगाने वालों के लिए उसमें थोड़े अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट देखिए, उसमें ये आरोप लगे कि ये नारा जो है टुकड़े वाला नारा इन लोगों ने लगाया। बाद में जांच हुई, लोग सब बरी हो गए, फूल माला वो हो गए। बाद में जिन लोगों ने नारे लगाए एक्चुअल, वो तो पकड़े नहीं गए। तो वो लोग किसके संगी साथी थे भाई? यहाँ आकर के आपके प्रोग्राम में 2 लोग अगर उत्पात मचाने लगे और नारा लगाएं भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब JNU में अगर एक वर्ग ये नारा लगा गया तो आप पूरे JNU के थोड़े ना कह देंगे कि वो उस नारे का समर्थन कर रहा था। तो कन्हैया क्या उस नारे का सपोर्ट कर रहे थे? तो कन्हैया क्या कर रहे थे? अभी आजादी कन्हैया नारे जिसके नहीं, तो भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाएंगे कन्हैया कुमार और आजाद घूमेंगे और बीजेपी की सरकार कुछ करेगी नहीं। भाई मेरी एक बात बताइए, राहुल गांधी वहाँ क्या करने गए थे JNU में? राहुल गांधी जो दूसरे तमाम नेताओं के साथ उनके समर्थन में गए थे। जो राहुल गांधी सीताराम येचुरी के साथ हाँ गए थे, बिल्कुल गए। कार्यक्रम में क्या हो रहा था? कौन से कार्यक्रम में? जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी गए बैठे हुए, तो उसमें भारत तेरे टुकड़े का नारा लगा था। अगर या तो मैं अज्ञानी अबोध हूँ या बिल्कुल मैं जिस कार्यक्रम पे विवाद हुआ था, जिसमें नारे लगे थे, उस कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, उसके प्रोटेस्ट में गए। कुछ लोग आए कहाँ से? आप ही के दोस्त आए थे ना। क्या आपने विरोध किया था उस समय नारे लगाने वालों का? सपोर्ट तो नहीं किया ना। तो ऐसा है कि वो घटना आपके इस कार्यक्रम में कोई आकर के कोई नारे लगा करके चला जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर आकर के राहुल गांधी आपके पक्ष में खड़े हो जाए। नहीं सुनिए, उसने नहीं, मैं एक बात, तो कन्हैया उस समय वहां थे नहीं, जब विवाद हुआ तब कन्हैया की एंट्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन उस घटना के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मैं एक दूसरी बात बोल रहा हूँ। इस पूरे प्रसंग में JNU को किस तरह बदनाम किया गया। देखिए, JNU एक खुलेपन की धारणा रखने वाली यूनिवर्सिटी है और विश्वविद्यालयों में ये होता है। बिल्कुल एक सिरे पे से दूसरे सिरे तक के लोग होते हैं, एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। कुछ बहुत अतिवादी होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत राष्ट्रवादी होते हैं। यानी इस देश की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके 2 लोग JNU से निकले हैं। एस जयशंकर भी, निर्मला सीतारमन भी, दोनों। कन्हैया कुमार जहाँ से निकलते हैं वहाँ से एस जयशंकर भी निकलते हैं। तमाम रैंकिंग में JNU पिछले कई वर्षों से उसको तमाम बर्बाद करने की कोशिश हुई, बदनाम करने की कोशिश हुई, आज भी वो नंबर 1 है। तो एक संस्थान को जो एक भारतीयता में असहमति के सम्मान का जो एक प्रतीक है, जिसके बारे में कहते हैं कि छात्र जो होते हैं वो तमाम तरह की बातें सोचते हैं, वो संसद में आग लगा देने से लेकर क्रांतिकारियों को मार देने तक की बात सोचते हैं। एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ लिखते समाज में आते हैं, सबके कोने ख़त्म हो जाते हैं। इसको लेके बहस चली थी
और मुझे याद है कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, शायद वेंकैया नायडू ने पूछा था कि क्या अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में उस पर सवाल उठेगा, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन पे के समर्थन में होगा तो आप स्वीकार करेंगे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हेड ने कहा था कि हम कबूल करेंगे, क्योंकि छात्रों को सोचने का हक है, वो लड़ झगड़ के आपस में तय कर लेंगे। जेएनयू में बहुत छोटा सा तबका था जिसने इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने की सोची थी, वो अपने आप ख़त्म हो जाना था। लेकिन उसके चक्कर में आपने एक संस्थान को जो बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत डेमोक्रेटिक सब कुछ है, जिसे सीताराम येचुरी भी निकलते हैं, जिसे एस जयशंकर भी निकलते हैं, उसको आपने ऐसा बदनाम कर दिया कि वहाँ पाँव रखना भी गुनाह हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पाँव रखना गुनाह नहीं है। जेएनयू में 2 स्ट्रीम है, एक पढ़ने लिखने वाले छात्र और एक जो बुढ़ापे तक पढ़ते ही लिखते रहते हैं सरकार के वजीफे पे। दो तरह का स्ट्रीम है, और वो वही आज़ादी जिंदाबाद मुर्दाबाद, कहीं दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा हो उसका ठेकेदारी लेकर के चलते हैं। तो जेएनयू में हमेशा 2 स्ट्रीम है, पढ़ने लिखने वाले छात्र वहाँ से हमेशा। नहीं तो क्या लीगल एज से ज़्यादा लोग रह के पढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है, जो पीएचडी की एज है। अब जैसे कन्हैया की एज को लेके बार बार बोला जाता है, हालांकि ये मुद्दा हमारा नहीं था ये, लेकिन बात वो आ गई। वो पीएचडी नॉर्मली जो लोग 28-30 मुझे साल बड़ी तक लोग खुशी हुई कि कन्हैया कुमार के इतने हिमायती यहाँ पे हैं। अब ये तो स्टेटमेंट आपका, बात यहाँ बड़ी खुशी हुई है जान करके कि ओवर एज में 40 साल तक जनरलाइज करते रहिए। 40 साल कन्हैया की आज उम्र नहीं है, आज उम्र नहीं है, उनको तो छोड़े, अभी तो 40 आज भी नहीं है। खुशी हुई है जान करके कि जो प्रोग्रेसिव है, अच्छा मुद्दे पे एक वो है, प्रोग्रेसिव वो है जो आज़ादी के नारे लगाता है, प्रोग्रेसिव वो है जो मतलब किसी को भी कम्युनल कहता हो, किसी और देखिए यही होता है जो महमूदाबाद से जो बात आई थी ना, ये वीडियो वाला जबकि प्रूफ हो गया एक चैनल का उसमें क्या रोल था, वो वीडियो एडिटेड थे, ये सब चीज़ें जो है पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि वो उस वीडियो में वो नारा जो है ना वो ऐड किया गया था, और वो कौन अलग लोग थे जिन्होंने वो नारा ऐड किया, और उसमें एक चैनल, न्यूज़ चैनल का क्या रोल था। लेकिन कन्हैया पे वो हमेशा वो कालिक लगी रहेगी कि इसने ये किया। वही महमूदाबाद के साथ है कि आज भले ही वो थोड़े दिन में वो, क्योंकि जो भी एक सेन आदमी उसका वो नोट पड़ेगा, वो उसको उठा करके फेंक देगा कि इसमें क्या है। कल जैसे एक इंटरव्यू पे बैठी हुई थी हरियाणा विमेंस कमीशन की, उनसे बार बार यही पूछा जाता रहा सिर्फ एक सवाल कि इसमें एक लाइन तो बताइए जो कि महिला की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या एक लाइन तो बताइए जो कि देश की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो सिंपल सा एक अंग्रेजी में नोट लिखा हुआ है, जो भी पढ़ के जानता होगा वो समझ जाएगा। लेकिन क्या है कि वो महमूदाबाद कल कोर्ट से बरी भी हो जाए, 20 साल बाद भी आदमी उसको जो है ना वही, तो ये जो प्रोसेस जो है पनिशमेंट है। और उससे मैसेज क्या है कि आगे और जो 4-6 लोग अगर बोलना चाहते हैं तो वो चुप बैठ जाएं, क्योंकि कुछ नहीं है तो 3 दिन के लिए तो तुम्हें जेल में रगड़ी देंगे ना। एक आखिरी सवाल है, उस पर जो भी जवाब देना चाहे सुमित सर आप उस पर बोलिएगा, ये कि थोड़ा समय भी लंबा हो गया। क्या अभी भी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन बुला करके, और जिस तरह की घटिया राजनीति हो रही है वो गलत है, वो मतलब ठीक है, ये कहना कि राजनीति नहीं होना चाहिए, ये भी राजनीति है, पीडी सर ने कहा, लेकिन कम से कम राजनीति का एक स्तर तो होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुला के इस पे एक पटाक्षेप तो होना चाहिए इस पूरे मुद्दे। तो ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने 2 बार बुलाई तो सही, पहलगाम के बाद भी बुलाई, इसके बाद पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर के, ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर, उसको लेकर के बयान आ रहे हैं रोज बरोज। अब तो और नहीं हो सकती, ये होना था तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे अगर हो जाती, उसी वक्त पे नाम मांग लिया जाते कि हम डेलीगेशन लेवल भेजने का सोच रहे हैं, तो शायद इतना ज़्यादा रायता नहीं फैला होता। आज की तारीख में हम लोगों को बैठ के टिप्पणी नहीं करनी पड़ती कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता, अब रायता फैल चुका है, अब रायता केवल राजनीति होगी, और राजनीति पर हम लोग कमेंट करते रहेंगे। अब चिड़िया चुग गई है खेत। अब बस यही दुआ करिए कि जब ये लोग विदेशों में जाएं, जो 7 डेलीगेशन बने हुए हैं 3 जून तक, जो मैं आज शेड्यूल देख रहा था, कल से लेके और 3 जून तक, इन 10 दिनों के अंदर करीब हर डेलीगेशन को 4-4, 5-5 देश जाना है। करीब 30-35 देश ये लोग टच करने वाले हैं। मेरी चिंता सिर्फ एक ही है, जब आप किसी देश में बैठे हुए हैं, वहाँ के विदेश मंत्री को, वहाँ की संसद को, सांसदों को बता रहे हैं इंडिया का स्टैंड, कोई पलट के ये ना पूछ ले कि विजय शाह ने ये बोला था, आपने उस पर क्या कार्रवाई की। आपके विजय शाह आपकी सरकार के मंत्री हैं वहाँ पर, और उन्होंने आतंकवादियों की बहन आपकी कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया था, तब आप क्या जवाब देंगे। कोई ये ना पूछ ले कि क्या नाम है राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मीडिएशन किया तो आपने क्या स्टैंड लिया कि नहीं लिया, उन्होंने कैसे पहले ट्वीट किया। कोई ये ना पूछ ले कि जो पहलगाम के 3 या 4 आतंकवादी आए थे 22 अप्रैल को, वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, मारे गए कि नहीं मारे गए, ख़त्म हुए कि नहीं ख़त्म हुए।
कोई ये ना पूछ ले कि मतलब ये जो ऐसे सवाल है ना, ये यहाँ हम आपस में इंटरनली चर्चा कर रहे हैं, इसमें खूब मंथन कर सकते हैं। सोचिए अब आप विदेश में मंच पर बैठे हो, ऑल पार्टी डेलीगेशन आपका बैठा हो, 9-10 सांसदों का सामने उस सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो उस देश के, और वो आपसे ये सवाल पूछ लें, तब आप क्या जवाब देंगे? असल में मुझे लगता है कि इस कवायद की कोई ज़रूरत थी नहीं, सच बात यही है। वहाँ बहुत अच्छा वक्ता या बहुत अच्छा भाषण देने वाला या कम भाषण देने वाले की ज़रूरत नहीं थी। जो काम 2 साल 3 साल 4 साल से एस जयशंकर करते रहे, या तमाम पहलगाम के बाद तमाम देशों के प्रतिनिधियों को बुला के उनको ब्रीफ भी किया गया, तो भारत की कूटनीति अपने ढंग से उससे निबट रही थी। आज दुनिया में कोई आपका इस तरह साथ नहीं देता है, बिल्कुल खड़े हो जाए कि नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया। वो सब दुनिया ऐसे ही देखती रहती है। जब आप युद्ध लड़ रहे हैं तो मान लेगी कि भारत पाकिस्तान दोनों को मिला के एक साथ बयान दे देगी कि दोनों संयम से रहें, शांति से रहें। जिसको मदद करनी होगी चुपचाप करता है, जैसे चीन ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, जो भी किया। WMF का जो लोन चला गया। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में आपके भाषण सुन के किसी देश का हृदय परिवर्तन, नीति परिवर्तन हो जाएगा। उल्टे असुविधाजनक सवाल आ गए तो मुश्किल होगी। तो इससे बचा भी जा सकता था, लेकिन शायद इसी तरह चलती है डिप्लोमेसी। संजय सर, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ ही कंक्लूड करेंगे। ये भी है कि पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन भेज रहा है। हाँ, बिलावल भुट्टो की अगुवाई में, उनके यहाँ विपक्ष PTI नहीं शामिल है उसमें, पर जो उनकी जो भी ग्रुप है ना 3-4 पार्टियों का, नवाज शरीफ की पार्टी और ये लोग सब मिलकर वहाँ जा रहे हैं। ये भी है ये कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेंगे और यहाँ पर इस तरह की राजनीति, मैसेज तो ठीक नहीं, इसको तो कुछ करना चाहिए ना कि इस पे लगाम लगे, सारी पार्टियों आउटरीच हो, पार्टियों ऑल पार्टी मीट बुलाया जाए, एक आउटरीच किया जाए। मीट यार, ऑल पार्टी मीट में क्या होता है? ऑल पार्टी मीटिंग तो हुई ही, पहलगाम के बाद हुई ही। आप सभी लोगों से बात कर ही रहे हैं। अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि हम 4 आपके यहाँ से भेज रहे हैं और हमने 4 नाम कूद करके पहले भेज दिए, जिसमें निगेट करने वाला पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमें ये तो नहीं चाहिए, आपको हम प्रीएम्प्ट करते हैं। तो अगर आप प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कौन सा नाम गलत है? मुझे ये बताइए, मुझे कौन सा नाम गलत है? ये यूसुफ पठान देश के एक नामचीन खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में क्रिकेटर के रूप में उनकी एक पहचान है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी आते हैं, TMC से बहुत अच्छे, संसद में बहुत अच्छा बोलते हैं, कई सारे भाषण दे चुके हैं। कई सारे भाषण नहीं दे चुके हैं अभी। अच्छे बोलने वालों को बुलाया, कई बार यूसुफ कई बार जब मान लीजिए पैनल एक जाता है तो हो सकता है कि सभी लोग उसमें नहीं बोलते, 1-2 लोग चुप भी रहते हैं, लेकिन एक मैसेजिंग का भी वहाँ पे एक भाव है, एक मैसेजिंग का भाव है। एक मुस्लिम है, आपके देश का एक नामचीन है, प्रखर क्रिकेटर है, उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है, स्क्रैच से उठ करके आए हैं वो लोग। तो यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों के लिए पूरे देश में एक अलग तरह का एक भाव है। ये कारण है, तमाम कारण उनके जीत में भी देखे जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है यूसुफ पठान का जो अपना पर्सनल एक वो स्ट्रेचर था, जैसे अजहरुद्दीन मेरठ से आकर के जीत गए थे, या उससे मुरादाबाद से आकर के जीत गए थे, वैसे तो खैर वो करेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपका पूरा का पूरा, जैसे JMM ने तो विरोध नहीं किया, DMK ने विरोध नहीं किया, मतलब कहने का मतलब बात नहीं बन पाएगी, हमने सवाल का जवाब दे दिया। किसने किया? सिर्फ शशि थरूर के नाम पे, क्योंकि वो रास नहीं आते उनको, और इधर उनकी प्रॉक्सिमिटी PM मोदी के साथ बढ़ रही है, इसलिए ये समस्या हो रही है। शशि थरूर कर दिया। एक चीज़ जो मैं अपने पुराने अभी पिछले वाले बयान में बोल रहा था तो जोड़ना चाह रहा था, बस वो लिस्ट खुल गई अब मेरे सामने है। एक डेलीगेशन जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, ये 4 देश जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता पांडा साहब करने वाले हैं, BJP के नेता सांसद बैजयंत पांडा। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ओवैसी साहब ने पहलगाम के बाद उनकी खूब तारीफ हुई, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजाई, पाकिस्तान को लेकर वक्तव्य दिया। लेकिन बीते 2 दिनों से वो लगातार अली खान महमूदाबाद के फेवर में बोल रहे हैं, और 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है विजय शाह के अगेंस्ट में, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। अब मान लीजिए इस डेलीगेशन के सामने वहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री जा रहा है, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया और सऊदी अरेबिया, वहाँ पर कोई पूछ ले विजय शाह ने ऐसा कहा, तब क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी और बैजयंत पांडा, दो अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारों के लोग, क्या वहाँ बोलेंगे? या असदुद्दीन ओवैसी को आप कहेंगे कि आप चुप रहें, आप कुछ ना बोलें? देश की जो डेमोक्रेटिक भावना है ना, कि इंडिया में डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, ये देखिए यहाँ भी आकर के वो लोग अपनी अपनी बात प्रखर रूप से, स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। तो मैं इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात तो पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए विक्रम मिश्री साहब ने अपनी ब्रीफिंग में बोला
कि भाई पाकिस्तान को क्या पता डेमोक्रेसी, जीवंत डेमोक्रेसी क्या होती है। ये तो हिंदुस्तान में देखना चाहिए, आलोचना हो रही है तो होना चाहिए। तो वही आलोचना अगर महमूदाबाद साहब ने की, अली खान साहब ने की, तो वही मैं फिर वहीं आ गया कि आपने विजय शाह को तो गिरफ्तार कर लिया, तो महमूदाबाद साहब को छोड़ दिया। इसी लाइन साहब से खत्म करते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि इंटरनली हम भले ही तमाम मुद्दों पे अलग अलग राय रखते हों, IUML के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी, लेकिन दुनिया के सामने हम एक हैं और वही हम उसकी तस्वीर पेश करता है हिंदुस्तान। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।